बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर क्लास 7th की जो संस्कृत की ग्रामर की यानी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है जो हमारी, उसका दूसरा पाठ जिसका नाम है संधि। तो इस चैप्टर में हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है, हम अलग अलग संधियों को किस तरह से पहचान सकते हैं। तो बच्चों, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि अर्थात जोड़ना। अब तो संस्कृत व्याकरण में हम किसको जोड़ते हैं? संस्कृत व्याकरण में हम शब्दों को जोड़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से ही इस संधि को पढ़ चुके होंगे और हिंदी में भी है ये संधि, आपने पढ़ा ही होगा उसमें। लेकिन जिन लोगों ने कभी भी संधि के बारे में नहीं पढ़ा, नहीं जाना, उनके लिए मैं बता दूं कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना और हम इसमें दो शब्दों को जोड़ते हैं। अब शब्द कैसे जुड़ते हैं? ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो हम इसको बोलेंगे जॉइंट। जॉइंट माने जोड़ना। जहां भी हम जोड़ते हैं, शब्दों को जोड़े, उसको भी संधि कहते हैं। हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में भी जो हड्डियां जहाँ पे जो जुड़ती हैं, इनको हम इंग्लिश में जॉइंट्स कहते हैं, उसको हम हिंदी में संधि उसको भी कहते हैं। ठीक है, दो देशों के बीच में जब कोई दोस्ती होती है और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है तो उसको भी संधि कहते हैं। संधि हो गई है, दो देशों के बीच में संधि हुई है। यानी जहां भी जॉइंट होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, उसको हम संधि कहते हैं। अब ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, तो व्याकरण में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? भाषा के बारे में। और भाषा कैसे बोली जाती है? शब्दों के द्वारा। तो यहाँ पर संधि किसकी होगी? शब्दों की। तो इसलिए हम अब देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं अपना पाठ, जिसमें सबसे पहले है कि संधि किसे कहते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, आखिर संधि होती क्या है। तो संधि अर्थात जोड़ना। कैसे? लिखा हुआ है सामने, दो या दो से अधिक वर्णों के पास आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखे। अभी शायद ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के, वर्ण मतलब अक्षर, लेटर्स। इंग्लिश में जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे हिंदी में वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको वर्ण कहते हैं। सो दो या दो से अधिक। अब क्योंकि नाम ही है संधि, और संधि हमेशा किस में होगी? दो चीजों में ही होगी ना। दो होना उनका आवश्यक है। जब कोई चीज दो होती है तभी उनमें जुड़ाव होता है, तभी वो जुड़ते हैं। उसी तरह से जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आ जाएं, ठीक है, और उनमें पास आने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ होता है चेंज। जब दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, पास आ जाते हैं और उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। तो हम कहेंगे कि उनके अंदर संधि हो गई है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फिर आपको समझ आएगा। जैसे विद्या प्लस आलय, हम एक शब्द बोलते हैं ना विद्यालय, तो ये विद्यालय शब्द कैसे बना है? ये दो शब्दों को मिलाकर बना है। पहला शब्द है विद्या और दूसरा शब्द है आलय। संस्कृत में आलयः, विद्यालयः। तो विद्या शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? अब यहाँ पे आपने, अगर आपको वर्ण विच्छेद आते हैं, वर्ण विच्छेद आप लोगों ने पढ़े ही होंगे, सब आप जानते होंगे वर्ण विच्छेद क्या होते हैं। स्वर और व्यंजन को अलग अलग करने को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। जैसे अब अगर हम विद्यालय में करें वर्ण विच्छेद, तो वी शब्द है पहला, वी में हम अलग करेंगे तो व अलग हुआ, और व में स्वर कौन सा है? ई। ये हो गया वी का वर्ण विच्छेद।
व में आ जाएगा हलंत, क्योंकि अब व के अंदर कोई स्वर नहीं है, ई अलग कर दिया हमने, स्वर को अलग कर दिया, इसलिए अब ये हमारा बन गया व प्लस ई। ठीक है, इसके बाद कौन सा अक्षर है यहाँ पे, द्या। द्या को अलग करेंगे, द्या में जो द्या शब्द है ये वाला द्या जो अक्षर है वो दो शब्दों से, दो वर्णों से मिलके बनता है, द प्लस य। ठीक है, इसलिए हम इसका द ऑलरेडी हलंत है, प्लस य, और य के पीछे कौन सी साउंड है, या, विद्या, आ की मात्रा आ रही है, यानी आ इसका स्वर है। तो इसमें से हम क्या अलग कर देंगे, या में से आ स्वर को अलग कर देंगे। ठीक है, अब अगला शब्द जो हमारा है, दूसरा शब्द, वो है आलय। आलय में पहला अक्षर क्या है, आ में कोई व्यंजन नहीं है तो ये स्वर ही है, तो इसलिए इसका कोई स्वर व्यंजन अलग नहीं होगा, स्वर ही स्वर रहेगा। नेक्स्ट है ल, तो ल में आ की साउंड आ रही है पीछे, तो ल में से आ अलग कर देंगे। उसके बाद आ रहा है य, तो य में पीछे से अ की साउंड आ रही है, तो य में हलंत और अ। ये हमारा हो गया इसका वर्ण विच्छेद। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से कि संधि कहाँ होती है। हमारे जो दो शब्द मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे, विद्या प्लस आलय, यानी विद्या यहाँ पे और आलय यहाँ पे, यानी जो सबसे निकटतम है, हमने पढ़ा इसकी परिभाषा में, दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर, यहाँ पे सबसे पास कौन से दो स्वर हैं, पास में कौन से स्वर हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम स्वर को देखें तो व के बाद ई है और ई के बाद दा है, यानी व्यंजन फिर स्वर, फिर व्यंजन, फिर व्यंजन, फिर स्वर और फिर से स्वर, यानी यहाँ पे जो दो स्वर हैं वो एक साथ आए हैं, या तो दो स्वर एक साथ आ जाएं, या ये दो व्यंजन एक साथ आ जाएं, या विसर्ग साथ आ जाए, वहीं पे संधि होती है। तो यहाँ पे क्या पास में आ रहे हैं, स्वर पास में आ रहे हैं, आ और आ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आ के बाद ला, यानी व्यंजन आ गया, व्यंजन के बाद अगेन स्वर आ गया, स्वर के बाद फिर से व्यंजन, फिर स्वर, यानी कहीं भी संधि की कंडीशन नहीं बन रही है। एक जगह है जहाँ पे संधि की कंडीशन बन रही है, जहाँ पे दो स्वर एक साथ मिल रहे हैं, सबसे पास पास आ गए हैं, तो इसी जगह पे संधि होगी। ठीक है, और ये जो आ और ये आ, ये जो दोनों बड़ा आ है, ये मिलके क्या बन जाएंगे, एक ही आ बन जाएंगे, यानी विद्या में जो आ है वो और आलय में जो आ है वो दोनों एक दूसरे को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, वो एक दूसरे में जुड़ जाएंगे, और उन दो आ की जगह हमें क्या मिलेगा, सिर्फ एक आ, ये दोनों मिलकर एक ही आ बन जाएंगे। और अब हम इनको वापस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वहां में ई जोड़ दिया तो वी कंप्लीट हो गया, द्या में आ जोड़ दिया तो द्या पूरा बन गया, विद्या, और आलय का जो आ है वो ऑलरेडी विद्या के आ में मिल चुका है, इसलिए वो हट जाएगा और लयः हम लिख देंगे, तो हमारा शब्द बन गया विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कौन से दो वर्ण थे जो पास में आए थे, वो थे आ और आ, तो यहाँ पे हुई थी संधि, यहाँ पे हमने उनकी दोस्ती करवा दी, उनको मिला दिया। संधि करना, जोड़ना, दोस्त बनाना, ये सब संधि के ही अलग अलग नाम मैं आपको बता रही हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो उदाहरण दिया है यहाँ पे, वो दिया है गण प्लस ईश। संधि हमेशा कहाँ पे होती है, दो निकटवर्ती, यानी इसमें दो पदों का होना आवश्यक है। सबसे पहली बात है कि संधि में दो पदों का होना आवश्यक है, एक पहला पद दो और दूसरा पद, क्योंकि जब तक दो चीज नहीं होंगी तब तक उनको हम जोड़ नहीं सकते, एक अकेली चीज को जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जो पहला पद है उसको हम पूर्व पद या पहला पद कहते हैं, और जो प्लस के बाद वाला शब्द लिखा है उसको हम उत्तर पद या द्वितीय पद कह सकते हैं। तो इसमें हमारा अगला जो शब्द है वो है गण प्लस ईश। यहाँ पे कौन कौन से दो स्वर मिल रहे हैं, गण के अंत में है आ, ईश का पहला अक्षर है ई, तो आ और ई मिलके ए बन जाता है। ठीक है, ये हम जब इसके प्रकार पढ़ेंगे संधि में, तब यहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप संधि कहाँ पे हो रही है वो समझ लीजिए। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, अ प्लस ई इक्वल टू होता है ए, इसलिए शब्द बन गया है गणेशः। इसी प्रकार देखिए अगला है जगदीश। जगत प्लस ईशः, यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे जगत का व्यंजन है और ईश का स्वर है। यहाँ पे व्यंजन और स्वर मिल रहे हैं आपस में, तो ये त और ई ये मिलके क्या बना दे रहा है, इसको द बना दे रहा है। त और ई जब मिलते हैं, यानी त के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो त जो है वो द में कन्वर्ट हो जाता है। ये अलग प्रकार की संधि है, व्यंजन संधि, क्योंकि इसमें एक स्वर और एक व्यंजन का मेल हो रहा है।
तो ये हो गया हमारा जगदीशः। ठीक है, संधि कहाँ होती है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी पहले शब्द के, जो पहला शब्द है, हम विद्यालय शब्द को ही फिर से ले लेते हैं। विद्या प्लस आलय, दो शब्द हैं हमारे, एक है विद्या, दूसरा है आलय या आलयः। विद्या का जो अंतिम अक्षर है द्या, उसमें जो स्वर लगा है आ, वो प्लस दूसरे पद का जो पहला अक्षर है आ, इन दोनों पे, इस जगह पे संधि होगी जहां पे हमें प्लस का साइन लगा है, वो समीपवर्ती शब्द। ठीक है, तो संधि हमेशा यहीं पे होती है जो सबसे पास होते हैं, और हमारा तो ऑलरेडी प्लस लगे हुए हैं, तो हमें उसको ज्यादा ध्यान, मतलब परेशानी नहीं होनी चाहिए समझ में। ठीक है, तो ये हो गया संधि। अब यहाँ पे देखिए, इस परिभाषा को भी यहाँ पे कर लेते हैं हम सिद्ध, कि दो या दो से अधिक वर्णों के पास पास आने पर, तो यहाँ पे दो वर्ण पास पास आ रहे हैं। ठीक है, इनके आने पर क्या हो जाता है, उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं। यहाँ हमने देखा विद्यालय में विद्या का जो आ था वो, और आलय का आ, वो दोनों मिल गए, एक ही बन गए, यानी दो आ की जगह वो एक आ हो गए। ठीक है, तो ये चेंज आ गया, ये विकार पैदा हो गया, तो इनमें विकार हो गया, इसी को संधि कहते हैं। मतलब हम कहेंगे कि इनके अंदर संधि हो गई है, जब उनके अंदर दो वर्णों के, दो निकटवर्ती वर्णों के मिल जाने पर जो चेंज पैदा हो जाता है, जो चेंज आ जाते हैं, उन्हीं को हम संधि कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संधि के प्रकार, कि संधि कितने प्रकार की होती है, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो संधि जो है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर और व्यंजन आप सभी जानते ही होंगे, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। तो जहां पर स्वर और स्वर मिलते हैं, जिस प्रकार हमने विद्यालय शब्द का एग्जाम्पल देखा, विद्यालय में आ और आ दोनों ही स्वर हैं। ठीक है, तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं, क्योंकि स्वर आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं परिभाषा। दो स्वरों के परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर परस्पर माने आपस में ईच अदर मिलते हैं और उनमें जब चेंज आता है, जो परिवर्तन हो जाता है, जो परिवर्तन पैदा हो जाता है, जो चेंज पैदा हो जाता है, व्हेन इट क्रिएट्स अ चेंज, तो इट विल कॉल्ड स्वर संधि, इसको हम स्वर संधि कहेंगे। नेक्स्ट है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या मिलता है, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ, यानी यहाँ पर जैसे कि हमने जगदीश के एग्जाम्पल में देखा, जगत में विसर्ग व्यंजन है और ईश का स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यंजन और एक स्वर मिल रहा है, तो ये व्यंजन संधि है। ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे दोनों तरफ स्वर होंगे, सॉरी दोनों तरफ व्यंजन होंगे। ठीक है, तो यानी इधर भी व्यंजन और प्लस के बाद में जो पहला पद है उस वहां पे भी व्यंजन, तो यानी व्यंजन व्यंजन मिले या स्वर और व्यंजन मिले, दोनों अवस्थाएं होने पर, दोनों स्थितियां होने पर वो व्यंजन संधि ही कहलाती है। ठीक है, आगे विसर्ग संधि। विसर्ग आपको पता ही है, ये जो साइन रहता है संस्कृत में, ये जो दो डॉट्स रहते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब कभी इस तरह के शब्द आ जाएं जिसमें पहले जो पहला पद है उसमें विसर्ग लगा हुआ है और दूसरे शब्द में विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे विसर्ग का किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला पद अगर होगा रामः और दूसरा पद अगर होगा शेते। ठीक है, यहां देखिए रामः में विसर्ग है और इधर क्या है, शेते में श, तो ये व्यंजन है और ये विसर्ग है, तो ये कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा, ये वाला एग्जाम्पल विसर्ग संधि। यानी जहां पर एक साइड विसर्ग हो और दूसरी साइड कोई भी स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्वर भी हो सकता है शेते की जगह, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। तो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ रहा होगा। ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपका आंसर अवश्य दूंगी। अब हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहली संधि हमारी स्वर संधि। ठीक है, मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम पढ़ेंगे आगे कि स्वर संधि अगेन
फिर से कितने प्रकार की होती है? यहाँ पे देखिए कितने एग्जाम्पल दिए आपके, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, फिर पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ठीक है, मुख्य रूप से ये जो संधि है वो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, ये मुख्य 5 प्रकार हैं। कुछ और भी हैं जो इसमें दिए गए हैं जो ज्यादा यूज नहीं होते। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, सबको समझ लेते हैं। सबसे पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? अगर आप शब्दों का मीनिंग समझ जाएंगे तो आपको उसके नियम समझने में भी आसानी रहेगी। दीर्घ नाम क्यों रखा है संधि का? क्योंकि दीर्घ माने होता है बड़ा। दीर्घ माने बड़ा। ठीक है, अब इसका नाम दीर्घ क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जब भी स्वर आपस में मिलते हैं तो वो बड़े बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो नाम से ही इजी रहेगा आपको समझना इसको दीर्घ क्यों कहा जाता है। देख लेंगे इसकी परिभाषा। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, यहाँ पे एक शब्द आया ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, वर्णमाला में पढ़ते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, तो जो छोटे अक्षर होते हैं, छोटे स्वर हैं, उनको हम ह्रस्व कहते हैं। और जो दीर्घ मतलब बड़ा, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, तो दीर्घ हो यानी जब ह्रस्व या दीर्घ यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, क्या कोई भी स्वर हो, छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और री। जैसा कि आपको पता ही होगा कि संस्कृत में जो री है वो भी स्वर होता है। तो इनके बाद, इन अ, ई, उ और री के बाद जब भी ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आई, यानी समान, सेम दोनों साइड। यहाँ पे देखिए नीचे एग्जांपल में दिया है अ प्लस आ, दोनों ही सेम है ना। ठीक है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे दोनों के दोनों छोटे आ हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए अ के बाद बड़ा आ, यानी इधर ह्रस्व आ और इधर दीर्घ आ। ठीक है, यानी चाहे दोनों साइड छोटे छोटे आ जाए या दोनों साइड बड़े बड़े आ जाए, या एक साइड छोटा एक साइड बड़ा आ जाए, या पहले बड़ा बाद में छोटा आ जाए, कैसे भी कंडीशन हो, बस सेम स्वर होने चाहिए, यानी आ होना चाहिए। तो वो क्या हो जाते हैं, मिलकर, उन दोनों में जब संधि होती है तो वो मिलके बड़े आ बन जाते हैं। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा था विद्यालय, वो भी इसी का एग्जाम्पल था, दीर्घ संधि का। ठीक है, उसी की तरह का एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हिम प्लस आलय। देखिए हिम, हिम के अंत में क्या है, म, और म में कौन सा स्वर निकल रहा है, म के लास्ट में कौन सी साउंड आ रही है, अ की साउंड। माँ को हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, माँ में हलंत आ गया और यहाँ पे आ गया हमारा अ। आ को हमने हिम में से अलग कर लिया, और इधर कौन सा अक्षर है, आ, आलय का आ। तो अ प्लस आ इक्वल टू क्या होता है मिलके, बड़ा आ। तो अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और हमारे पास एक ही आ रह जाएगा, बड़ा आ। और जो हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हिमालय। हिमालय, अ प्लस आ इक्वल टू दीर्घ आ, बड़ा आ। और जब हम इसको वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन करेंगे, मिला देंगे, तो इस माँ में ये हलंत हट जाएगा और ये जो आ है वो माँ में मात्रा के रूप में लग जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा हिमालय। ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह के हैं। शिव प्लस आलय शिवालय, कार्य प्लस आलय कार्यालय, देव प्लस आगमनम देवागमनम। इधर सारे के सारे छोटे आ यानी ह्रस्व आ के एग्जाम्पल है। धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। अब देखिए धर्म में अ छोटा, अर्थ में भी अ छोटा, छोटा आ और छोटा मिले तो मिलके दोनों क्या बन गए, दीर्घ आ। तो शब्द बन गया हमारा धर्मार्थ। इसी तरह शास्त्र प्लस अर्थ शास्त्रार्थ, च प्लस अपि चापि, परम प्लस अर्थ परमार्थ। ठीक है, ये हमने जो एग्जाम्पल देखे दोनों, वो किसके एग्जाम्पल थे, अस्वर के। इसी तरह से ई स्वर के, ऊ स्वर के और री के भी एग्जाम्पल होते हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए हर सिचुएशन के एग्जाम्पल दिए गए। आ प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, तदा प्लस अपि तदापि, तथा प्लस अपि तथापि। इन सबके लास्ट का वर्ड देखिए कौन सा है, विद्या के लास्ट में आ, परीक्षा में आ, तदा में आ, तथा में आ, और इधर ये तो आपको दिख ही रहे हैं छोटा अ। इधर देखिए दोनों साइड बड़े आ के एग्जाम्पल दे रखे हैं। महात्मा, महा प्लस आत्मा, हा में अंतिम वर्ण आ, इधर आत्मा आ,
दोनों मिलके क्या बन गए, दोनों आ मिलके एक हो गए और बन गया महात्मा। विद्या प्लस आलय पहले ही देख चुके हैं, महा प्लस आशय महाशय, सुधा प्लस आकर सुधाकर। इसी तरह से ई के एग्जाम्पल हैं, अति प्लस इव, दोनों साइड ई, अतीव बन गया। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई, मात्रा जो थी वो बड़ी ई की आ गई। हरि प्लस इच्छा, हरि में छोटी ई, इच्छा में छोटी ई, और दोनों मिलके बन गई बड़ी ई। तो जब हम इसका संधि कर देंगे इसमें तो बन जाएगा हरि इच्छा। रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटी ई, इंद्र में छोटी ई, और जब इनकी संधि होगी तो ई इक्वल टू बड़ी ई, और ये बन गया हमारा रविंद्र। मुनि प्लस इंद्र, मुनि में ई, इंद्र में ई, छोटी छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, यानी ह्रस्व ई इक्वल टू दीर्घ ई, जो कि संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। तो इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ। नेक्स्ट है मुनि प्लस ईशः मुनीशः, परि प्लस ईक्षा परीक्षा, कवि प्लस ईश्वरः कवीश्वरः, हरि प्लस ईशः हरीशः। नेक्स्ट है लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मी इच्छा, मही प्लस इंद्रः महीन्द्रः, नदी प्लस इंद्रः नदीन्द्रः, शची प्लस इंद्रः शचीन्द्रः। रजनी प्लस ईशः रजनीशः, नदी प्लस ईशः नदीशः, मही प्लस ईशः महीशः, जानकी प्लस ईशः जानकीशः। अभी ऊ के एग्जाम्पल, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, सु प्लस उक्ति सुक्ति। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ और बड़ा छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ की मात्रा, देखिए सब में मात्रा चेंज हो रही है, बड़े ऊ की मात्रा हो रही है। भानु प्लस उदय भानुदयः, इंदु प्लस उदय इंदुदयः। यहाँ पे बड़े ऊ के एग्जाम्पल है दीर्घ ऊ के। वधू प्लस उत्सवः वधूत्सवः, भू प्लस उत्सर्गः भूत्सर्गः, वधू प्लस उक्ति वधूक्तिः, भू प्लस उद्गार उद्धारः भूद्धारः। अगला एग्जाम्पल, दोनों साइड दीर्घ ऊ, भू प्लस ऊर्जा भूर्जा, वधू प्लस ऊर्जा वधूर्जा, भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम। अब यहाँ पे देखिए री के एग्जाम्पल दिए, दोनों साइड री, ठीक है। तो जब छोटी री और बड़ी री मिलती है तो मिलके क्या बन जाता, सॉरी छोटी और छोटी री मिलेगी तो मिलके बन जाते हैं रीरी, इसको हम रिरी बोलते हैं, बड़ी री को रिरी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल ज्यादा नहीं मिलते इसलिए 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि पितृ प्लस ऋणम पितृणम। अब देखिए यहाँ पे पितृणम में क्या है, नीचे 2 बार इस तरह से री लगी हुई है यहाँ पे, तो ये बड़ी री है, ठीक है। मातृ में देखिए एक बार घुमाया है ना, एक बार री लगाया है, और ऋणम में एक बार री, जब इसको हम संधि कर देंगे तो मातृ की त्री के नीचे इस तरह से 2 री लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह भ्रातृ प्लस ऋणम भ्रातृणम। तो उम्मीद करती हूँ सबको ये संधि समझ में आई होगी। जब छोटे या बड़े ह्रस्व या दीर्घ स्वर आपस में मिले और वो जब मिलते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, वो हमेशा दीर्घ हो जाते हैं। उनकी मात्रा जो छोटी या बड़ी जो भी मात्राएं रहें, वो मात्राएं हमेशा जब उसका रिजल्ट मिलेगा हमें तो वो बड़ी ई ही रहेंगी। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री हमेशा यही होंगी, इसलिए इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी गुण संधि। गुण संधि, इसमें क्या है, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद अर्थात ये वाला पद प्लस के पहले वाला, अंत में अ या आ यानी छोटा या बड़ा आ हो, और उत्तर पद में यानी कि प्लस के बाद वाला, इसको हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद के आरंभ में यानी शुरू में स्टार्टिंग में ई उ या री, यानी इनमें से कुछ भी हो, चाहे छोटी ई बड़ी ई हो या छोटा ऊ बड़ा ऊ हो या री हो, कोई भी हो इनमें से वर्ण, तो वो किस में बदल जाते हैं, यानी आ के बाद अगर ई आई है छोटी ई तो वो किस में बन जाएगी, बदल जाएगी ए में, ठीक है। चाहे वो छोटी ई आए या बड़ी ई आए, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे अ प्लस ई इक्वल टू ए और अ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए, यानी आ के बाद जब भी ई मिलेगी चाहे छोटी मिले या बड़ी, वो हमेशा ए में ही बदल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आ, जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा आ ही हो, बड़ा आ भी हो सकता है, ठीक है। बड़े आ के बाद भी अगर छोटी या बड़ी ई आए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए में। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, अ प्लस ई इक्वल टू ए बन गया। देव प्लस इंद्र देवेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, देव प्लस ईशः देवेशः, नर प्लस ईशः नरेशः, दिन प्लस ईशः दिनेशः, परम प्लस ईश्वरः परमेश्वरः।
ठीक है, यहाँ भी ये सभी के सभी एग्जाम्पल किस कंडीशन के हैं, यानी छोटे आ या ह्रस्व आ के बाद ह्रस्व ई, और यहाँ पर ह्रस्व आ के बाद दीर्घ ई, यानी आ के बाद जब भी ई आए, चाहे वो छोटी हो बड़ी कोई भी हो, हमेशा ए में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ उल्टा कर दिया, पहले बड़ा आ बाद में छोटी ई, यहाँ पे पहले बड़ा आ बाद में बड़ी ई, यानी आ के बाद ई होनी ही चाहिए, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका हमें रिजल्ट क्या याद रखना है, ए, यानी आ प्लस ई इक्वल टू ए बनता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, महा प्लस इंद्र महेंद्र, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, दुर्गा प्लस इच्छा दुर्गेच्छा, प्रजा प्लस इच्छा प्रजेच्छा, रमा प्लस ईश रमेश, उमा प्लस ईश उमेश, महा प्लस ईश महेश, लंका प्लस ईश लंकेश। तो ये थे हमारे ए के एग्जाम्पल। अगला हमारा एग्जाम्पल है ओ का, यानी ओ कब बनता है, तो छोटा अ के बाद ऊ आए, ऊपर एग्जाम्पल में ई आ रहा था, और अब हम जो देख रहे हैं वो है ऊ के एग्जाम्पल। छोटे अ के बाद या बड़े आ के बाद भी आ सकते हैं, छोटे या बड़े आ के बाद अगर ऊ आए, चाहे छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो वो हमेशा किस में परिवर्तित हो जाता है, वो हमेशा ओ में बदल जाता है, ओ में, यानी आ प्लस ऊ हमेशा ओ होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, अ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू ओ, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, आ प्लस, ये री का एग्जाम्पल है। चलिए इसके देख लेते हैं एग्जाम्पल, चंद्र प्लस उदय, चंद्र के लास्ट में है अ, उदय में ऊ, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ, और शब्द बन गया हमारा चंद्रोदय। इसी प्रकार सूर्योदय देखिए, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, परोपकार, पर प्लस उपकार परोपकार, हित प्लस उपदेश विहितोपदेश, सागर प्लस ऊर्मी सागरोर्मी, जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, दारुण प्लस ऊष्मा दारुणोष्मा, सूर्य प्लस ऊर्जा सूर्योर्जा। अगला, दया प्लस ऊर्मी दयोर्मी, यमुना प्लस ऊर्मी यमुनोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी, सरिता प्लस ऊर्मी सरितोर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, लहर, तरंगे, वेव्स। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सब नदियों के नाम है जिसमें ऊर्मी लगा हुआ, क्योंकि लहरें हमेशा समुद्र में या नदियों में ही होती है, इसलिए। अगला देखिए, अ प्लस री का एग्जाम्पल, पहले स्वर आया अ और उसके बाद में आ गया री, तो ये कैसे बदलता है, आ के प्लस जब री आए तो वो हमेशा अर में बदल जाता है, इसमें अर में अर हो जाता है। जैसे राज प्लस ऋषि, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार, इसको सिद्ध करके कैसे हुआ ये, राज प्लस ऋषि। अब देखिए, राज के अंत में क्या है, अ है, छोटा अ, अलग कर लेते हैं, जा में हलंत आ गया, और ये हमने अ को अलग कर लिया, और इधर है हमारा री। अब इनमें कौन कौन हमारे स्वर मिल रहे हैं, आ के बाद री मिल रहा है, तो ये क्या किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अर में। ठीक है, इन दोनों में चेंज हुआ और ये बन गए अर, और इधर हमारा क्या है, राज है, और इधर हमारा शी अकेला बचा। शी क्यों बचा, क्योंकि जो री था वो अर में चेंज हो गया, ये यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, राज प्लस अर प्लस शी। अब इसको हम जोड़ देंगे, संयोजन कर देंगे, कैसे, ज में कौन सा स्वर जुड़ेगा, ये वाला अ। ठीक है, तो ज हमारा पूरा हो जाएगा, राज हो गया। अब हमारा बचा ये रा आधा और बाद में शी, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये जो आधा रा है वो कहाँ जाएगा, वो शी में ऊपर जाएगा रेफ के रूप में, इस तरह से, और शब्द बन जाएगा राजर्षि, क्योंकि वो आधा रा है, पूरा रा नहीं है। ठीक है, इसलिए वो शा के ऊपर आएगा, और हमारा शब्द बन गया राजर्षि। इसी तरह से ये सारे शब्द बने हुए हैं, देव प्लस ऋषि देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। अगला एग्जाम्पल देखिए, आ प्लस री, यानी यहाँ पे छोटा आ के बाद री आया था, यहाँ पे बड़ा आ के बाद री। जैसे वर्षा प्लस ऋतु, ये भी रिजल्ट इसका सेम ही होगा, चाहे छोटा आ या बड़े आ, किसी के भी बाद री आए, हमेशा वो अर में ही परिवर्तित होगा। वर्षा प्लस ऋतु वर्षा, आ प्लस री इक्वल टू वर्षर्तु, ये भी वैसे ही बनेगा, यानी जब भी आपको ये री मिलेगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हमेशा रेफ के रूप में, जो री अर का जो रा है वो रेफ के रूप में आएगा ऊपर। अब क्योंकि वर्षा शब्द ही ऐसा है जिसमें शा में पहले से एक रेफ लगा है,
और जब हमने संधि की तो एक और रेफ तैयार हो गया री का, तो इसलिए वो ता के ऊपर आ गया। वर्षर्तुः, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, और ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि। तो ये हमारे थे एग्जाम्पल गुण संधि के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर मैं सारी संधियां एक ही वीडियो में आपको समझाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी 30 मिनट की हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरी संधियों के साथ। मैं इसको पार्ट्स में बनाऊंगी, ठीक है, संधि पार्ट 1, संधि पार्ट 2, इस तरह से। तो आपको भी एक बार में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और वीडियो लंबा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने 2 संधियां पढ़ी, और वो दो संधियां जो पढ़ी वो कौन कौन सी थी, इधर लिखती हूँ। पहली थी दीर्घ संधि। दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है, दीर्घ माने बड़ा, और इसका नाम दीर्घ क्यों है, क्योंकि इसमें जब भी कोई स्वर मिलते हैं, चाहे वो छोटा या बड़ा आ मिले, उसका आंसर हमेशा, उसका रिजल्ट हमेशा बड़ा होगा। चाहे वो छोटी या बड़ी ई मिले, उसका रिजल्ट भी हमेशा ई होगा, बड़ी ई। और चाहे वो छोटा या बड़ा ऊ मिले, रिजल्ट हमेशा ऊ ही होगा। इसी प्रकार चाहे री छोटी या बड़ी, कोई सी भी री मिले, उसका रिजल्ट हमें री यानी बड़ी री ही मिलेगा। इसलिए संधि का नाम है दीर्घ। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इधर देख लेते हैं, ये कौन सी संधि थी हमारी, सेकंड, गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में क्या होता है, जब आ के बाद ई आ जाए, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो वो किस में बदल जाएगी, ए में। कौन सी ए, छोटी ए, ये ध्यान रखिए, हमेशा छोटी ए बनेगी, ह्रस्व ए। फिर आ के बाद अगर ऊ आ जाए, छोटा या बड़ा कोई भी, वो हमेशा ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आ के बाद छोटे या बड़ा कोई भी आ के बाद अगर री आ जाए, तो वो किस में बदल जाएगी, अर में बदल जाएगी। ठीक है, ये तीनों चीजें, ये दोनों आपको कंडीशंस याद रखनी है। ये है हमारी दीर्घ संधि, जिसमें हमेशा बड़ा होता है, और गुण संधि में हमेशा ए, ओ और अर बनते हैं। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप तब तक के लिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इन जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप और अच्छी तरह से पढ़िए और इनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे, क्योंकि संधि में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको संधि अच्छी तरह से नहीं आएगी। क्योंकि ये मैथ्स की तरह से, इसमें कुछ मैथ्स की तरह से रूल्स होते हैं, वो आपको, जैसे आपने मैथ में पढ़े हैं ना, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, उसी तरह के कुछ रूल्स है इसमें भी, जो आपको याद रखने पड़ेंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से आपकी हैबिट में आएंगी, आपको समझ आएंगी। फटाक से अगर कोई भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दे सकते हो। इसलिए के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको अगर परफेक्ट होना है संधि में, तो उसके लिए आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी जो एक्सरसाइज है, उसमें हमारे जो ये 2 हमने संधियां पढ़ी हैं, उसके यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे रविंद्र गच्छति, तो रविंद्र में आपको संधि विच्छेद करना है। तो रवि प्लस इंद्रम, रवि छोटी ई, इंद्रम छोटी ई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंद्रस्य लिखा है इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ पे रवि प्लस इंद्र, हाँ जी हाँ जी, सॉरी, इसका का एग्जाम्पल रॉन्ग है, क्योंकि इंद्र लिखा है, पीछे विसर्ग लगा है, तो इसलिए रवि प्लस इंद्र सही होगा। ये वाला आंसर 4th नंबर जो है घ, वो सही है, बाकी तीनों गलत है। क्योंकि यहाँ पे रवि 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 तीनों में सेम है, इधर भी इंद्र 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 सेम है, लेकिन पीछे हम देखेंगे तो विभक्ति अलग लगी है, इंद्रम, इंद्रस्य और इंद्रिय। और यहाँ पे शब्द है हमारा रविंद्र प्रथमा का, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चंद्रोदय। इसमें देखिए, चंद्रोदय में चंद्रस्य उदय, यहाँ पे स्या लगा दिया, स्या तो इधर है ही नहीं। चंद्र प्लस उदय, ये ठीक लग रहा है। चंद्रम प्लस उदय, रॉन्ग, चंद्रम कहाँ से आया, माँ नहीं है इधर। चंद्र प्लस उदयेन, यहाँ पे येन लगा दिया। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन है वो कौन सा है, चंद्र प्लस उदय। आपको इसमें ध्यान से स्पेलिंग में एक एक लेटर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें।
चलिए अगली संधि क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ी है तो इसको हम बाद में करेंगे जब हम पढ़ लेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग। और अपनी छुट्टियां बहुत अच्छे से बिताइए, साथ साथ में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होंगी उसके आपको 15-20 दिन बाद एग्ज़ाम में जाना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से अगर वीडियो देख के थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए फिर बाद में मुश्किल नहीं होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।